हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हमारी इन टर्मिनोलॉजीज में। एंड नाउ वी आर गोइंग अहेड विद आवर लास्ट टर्मिनोलॉजीज, दैट इज योर टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। ओके, देखो हम लोगों ने असेट्स के बारे में देखा। असेट्स के बारे में आप लोग क्या देख रहे थे? एनी फिजिकल थिंग, जो भी आपकी फिजिकल थिंग होगी वो, और या फिर राइट ऑन दैट हैज मॉनिटरी वैल्यू इज कॉल्ड एज एन असेट। मतलब जो भी हमारे पास में जो भी एसेट होंगे, लेट्स से कंप्यूटर है, लेट्स से पेटेंट है, कॉपीराइट, या जो भी बोलो, लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, जो भी आपके पास में फिजिकल थिंग होगा या फिर किसी चीज का आपके पास में राइट अवेलेबल है, दैट विल बी कॉल्ड एज योर व्हाट, असेट। असेट के हमने बोला था तीन टाइप होते हैं, अगर आपको याद होगा तो। तीन टाइप में सबसे पहला आपने टाइप देखा था बच्चों, फिक्स असेट। फिर उसके बाद में हमने देखा था करंट असेट, और फिर उसके बाद में हमने बात की थी आपके फिक्टिशियस असेट की। तो जिसमें हमने फिक्स असेट के बारे में क्या बोला, द असेट विच विल गिव यू लॉन्ग टर्म बेनिफिट। देखो इस बात को प्रॉपरली आप लोग नोट करना, जो असेट आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगी उस असेट को हम लोग क्या बोलने वाले, फिक्स असेट। जैसे एग्जांपल के लिए बोलूं तो आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। ओके, तो ये चीजें आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देती, तो दे आर योर व्हाट, फिक्स असेट। उसके बाद करंट असेट, ये इंपॉर्टेंट था। तो करंट असेट ऐसी होती है जो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। द असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, दे आर कॉल्ड एज योर व्हाट, करंट असेट। ठीक है, अब जैसे कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बिल रिसीवेबल हो गए, ये सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, करंट असेट्स हो जाएंगे। ओके, अब क्योंकि आप लोग देख के देखो, डेटर्स, डेटर्स मेरी प्रॉपर्टी ही होती है, दे आर माई असेट। और क्योंकि डेटर्स को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, कैसे इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, तो बात समझ के लेना। डेटर का मतलब होता है जिनसे पैसे आने बाकी है। तो अगर आप किसी को क्रेडिट में गुड्स बेचोगे, क्रेडिट में गुड्स सेल करोगे, तो उन्हीं से मुझे पैसे आने रहेंगे बाकी। तो आप एक बात बताना, डेटर से आपको ज्यादा से ज्यादा कितने दिन में पैसे मिल सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 2 महीना। ओके, तो इतने दिन में इनसे पैसे हमें रिकवर हो जाएंगे। तो आपको नहीं लगता दे आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, तो दे आर कॉल्ड एज व्हाट, योर करंट असेट्स। जबकि लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह हम इतने इजीली सेल कर सकते हैं क्या? तो जवाब है नहीं कर सकते। तो इसके लिए उनको आप फिक्स असेट बोलोगे। और डेटर हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, ये सब तो हमारे क्या बने रहेंगे, करंट असेट रहेंगे। ओके, इसके बाद हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया था फिक्टिशियस असेट। तो मैंने आपको सिर्फ इसमें इतना ही याद रखने के लिए बोला कि ये आपकी इमेजिनरी असेट्स होती है। ओके, तो दे आर नॉट एक्चुअली द असेट्स, ये हमारी एक्चुअल में असेट नहीं होती। हाँ, बट हम लोग इनको क्या करते हैं, कुछ रीजंस की वजह से असेट मान लेते हैं। ओके, तो इनको हम लोग क्या बोलने वाले, फिक्टिशियस असेट। तो अगर मैं आपको पूछूं बेटा टाइप्स ऑफ असेट कितने, तो आपने बोलना देयर आर 3 टाइप्स ऑफ असेट। तो नंबर 1 रहेगा फिक्स असेट, नंबर 2 करंट असेट, और नंबर 3 योर फिक्टिशियस असेट। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, फिर इसके बाद में आता है बच्चों आपका लाइबिलिटीज का पार्ट। अब यहां से हम लोग नई चीजें सीख रहे हैं। ओके, तो यहां से आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइबिलिटीज के बारे में यहां क्या बोला जाता है, हम लोगों ने आज तक क्या सीखा, मैंने आपको क्या बताया रफली वेगली आज तक, कि भाई जिन्हें हमें पैसा देना बाकी होगा तो वो हमारी लाइबिलिटीज होंगी। ओके, जहां जहां हमारी अमाउंट्स पेबल होती है, दे आर ऑल अवर व्हाट, लाइबिलिटीज। ठीक है, तो देखो यहां बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से लाइबिलिटीज को डिफाइन कैसे किया है, तो वो बोलता है अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर्स इज नोन एज लाइबिलिटी। मतलब जो बिजनेस ने अमाउंट किसी दूसरे को पे करनी है, उन सबको क्या बोला जाएगा, लाइबिलिटीज बोला जाएगा। ओके, अब जैसे किसी को आपने किसी से गुड्स परचेस किए हैं क्रेडिट पे, तो डेफिनेटली उन्हें आपको पैसे देने पड़ेंगे। किसी से आपने उधारी पे परचेस किया तो आपको उन्हें पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो जो अमाउंट आपकी पेबल आएगी तो वो हमारी लाइबिलिटी बनने लगेगी। तो ये बात हमेशा आप लोग दिमाग में फिट कर दो, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर्स, जो भी अमाउंट बिजनेस ने किसी और को पे करनी है, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड एज योर लाइबिलिटीज। ओके, इट इज अ डेब्ट और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर।
ओके, ये डेप्ट होता है। डेप्ट आप एक हिसाब से बोल सकते हो कि हमारे लिए लोन है, बिजनेस के लिए ये लोन होता है। ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर, वर्डिंग देखो, ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर, मतलब बिजनेस ने देना बाकी है। किसे देना बाकी है? अदर्स को, मतलब किसी और बंदे को आपको पेमेंट्स करने हैं। हमारा कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, लेट्स से मैं तो आपको पहले से एक ही बात बोल रहा हूं, आप लोगों की ग्रोसरी शॉप है, ओके, तो दिस इज योर बिजनेस। तो इस बिजनेस के लिए आपने किसी को अगर पेमेंट करना बाकी है तो वो आपकी लाइबिलिटी बनने लगेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर्स, मतलब जो अमाउंट बिजनेस को किसी और को देनी बाकी हो उसे हम लोग लाइबिलिटीज बोलने वाले हैं, ओके। जैसे लोन टेकन, मेरे को एक बात बताओ, हमारा बिजनेस हम लोगों ने स्टार्ट किया, लेट्स से अपने को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लग रहे थे 5 लाख रुपीस, अपने पास में 2 लाख का बंदोबस्त हो गया, 3 लाख का जुगाड़ करना था, तो हमने क्या किया? हमने किसी से लोन ले लिया, ओके, टू स्टार्ट अप द बिजनेस। अब मुझे एक बात बताओ, बोलते ही टाइम क्या बोल रहा हूं? आपने लोन लिया है, तो जब आप लोन लोगे तो क्या आप उसे रीपे नहीं करोगे? क्या आपको उसे रीपे नहीं करना पड़ेगा? तो जवाब है रीपे करना पड़ता है, ओके। तो फिर यही तो बात हो रही है ना, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर्स, मतलब जिनसे आपने लोन लिया उन्हें आपको अमाउंट पेबल होगी, उन्हें आपको अमाउंट देना बाकी होगी, तो वो हमारी क्या बन जाएगी? लोन हमारी लाइबिलिटी बनेगी, ओके। तो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर, जो भी अमाउंट हमारे बिजनेस को देनी बाकी है किसी और को, तो उसे हम लोग क्या नाम देने वाले? हम लोग उन्हें लाइबिलिटीज बोलने वाले, ओके। तो ये चीजें आप लोग आराम से याद रखना। फिर उसके बाद आगे क्रेडिटर्स के बारे में बोला है। ये क्रेडिटर्स क्या होता है? तो याद रखना बच्चों, हमने तो इसकी टर्मिनोलॉजी भी सीख रखी है। द पर्सन टू हुम मनी इज पेबल बाय द बिजनेस, ओके, द पर्सन टू हुम मनी इज पेबल बाय द बिजनेस, मतलब बिजनेस ने जिस बंदे को अमाउंट देनी बाकी है उसको बोला जाता है क्रेडिटर। तो किसी किसी के दिमाग में ये भी डाउट जनरेट हो जाएगा कि सर फिर लाइबिलिटी और क्रेडिटर में क्या फर्क है? तो बात समझ के लेना बच्चों, क्रेडिटर्स बताते टाइम मैंने आपको एक बात बताया था, जब आप किसी से गुड्स परचेस करते हो और वो गुड्स के लिए आपको उसे पैसा देना बाकी है तो ही उसे क्रेडिटर बोला जाता, ओके। याद होगा आपको, आपने अगर सिर्फ गुड्स परचेस किया है किसी से, मतलब जिस चीज में आप डील कर रहे हो वही चीज आपने सामने वाले बंदे से परचेस करी और वो चीज आपको उसे देना बाकी होगा, तो ही आपको क्या बोला, तो ही उस बंदे को क्रेडिटर बोला जाएगा, ओके। लेकिन किसी ने आपको उधारी में एक मशीन बेची, तो मशीन परचेस करना तो आपका काम है नहीं, बट क्योंकि बिजनेस की रिक्वायरमेंट है तो हमने क्या कर लिया? एक मशीन परचेस कर ली, ओके। तो अब ये जो मशीन रहेगी ना बच्चों, ये इसके पैसे जो हमें देने बाकी है उस सामने वाले बंदे को, तो मशीन हमने जिससे परचेस किया और जिसे हमें पैसे देने बाकी है, आप उसे क्रेडिटर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि क्रेडिटर्स ये वर्ड सिर्फ उसके लिए यूज करना जिससे हमने गुड्स परचेस किए थे और उन्हें अगर हमें गुड्स के लिए पैसे देने हो तभी हम लोग उसे क्रेडिटर्स बोलते हैं, अदरवाइज दे विल नॉट बी कॉल्ड एज क्रेडिटर, अदरवाइज इनको हम लोग लाइबिलिटी बोलेंगे, ओके। नहीं तो फिर हम लोग इन्हें क्या बोलने वाले? लाइबिलिटीज बोलने वाले। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्रेडिटर्स तभी बोलना है जब आपने किसी से गुड्स क्रेडिट में परचेस किए और उन्हें आपको पैसे देने बाकी हो तो ही क्रेडिटर्स बोलना, अदरवाइज जिस किसी को भी आपके बिजनेस को पेमेंट करना बाकी होगा तो वो हमारी लाइबिलिटी रहेगी, ओके। वैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, अब ये क्या नया माजरा है बैंक ओवरड्राफ्ट? तो बेटा सब कॉन्सेप्ट्स आपके लिए नए हैं, तो सिर्फ आप समझ के लेना आराम से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बैंक ओवरड्राफ्ट वर्ड। अब देखो बच्चों, आप लोग एक सिंपली मुझे बात बताओ, आपने एक बैंक में अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, और आपके बैंक में बैलेंस है अभी मान के चलो 10,000 का। क्या बोल रहा हूं मैं आपको? आपने एक बैंक में अकाउंट ओपन किया है और वहां पे बैलेंस कितना पड़ा है बताना, आपका 10,000 रुपए का बैलेंस पड़ा है, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि यार मुझे तुम पेमेंट करो 15,000 का, ओके।
और लेट से तुमने 15,000 का पेमेंट मारा, 15,000 का मुझे पेमेंट मारा, बैलेंस कितना पड़ा है 10,000 का, और मैंने आपसे पेमेंट कितना मांगा है 15,000 का। ओके, एक प्रैक्टिकल बात बताना, क्या ऐसा पेमेंट हो सकता कि नहीं हो सकता? तो आप बोलेंगे सर हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि हमारे बैंक में 10,000 का अमाउंट है और हम 15,000 की 15,000 की पेमेंट कैसे कर पाएंगे? ओके, जनरली कर सकते क्या? नहीं कर सकते। जितना बैलेंस होगा आप ज्यादा से ज्यादा उतना ही पेमेंट कर सकते हो। 10,000 का बैलेंस है तो आप पेमेंट भी 10,000 ही कर सकते हो। बट ये बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसी फैसिलिटी होती है बच्चों, जिसमें आपके पास अगर सिर्फ 10,000 का बैलेंस है बट आप 15,000 किसी सामने वाले बंदे को पे करना चाह रहे हो तो आप पे कर पाओगे ओवरड्राफ्ट। ओके, आपका जितना बैंक में बैलेंस है उससे ज्यादा का भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो। किस फैसिलिटी की वजह से? इस बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी की वजह से। ओके, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होंगी तो आपके बैंक में सिर्फ 10,000 का भी बैलेंस है तो भी आप लोग 15,000 का बैलेंस पे कर सकते हो। ओके, हाँ, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि आपके अकाउंट में तो 10,000 ही था और 15,000 का पेमेंट कैसे हो रहा, 15,000 का पेमेंट कैसे हो रहा? तो याद रखना बच्चों, बैंक ये फैसिलिटी आपको देती जरूर है कि भाई आपके अकाउंट में बैलेंस कम पड़ रहा तो चलो हम एक्स्ट्रा का पेमेंट पे कर देंगे, लेकिन अब जो एक्स्ट्रा का पेमेंट पे हुआ वो बैंक की तरफ से पे होता है। ओके, तो इसी के लिए उसको क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो बैंक क्या करती है बच्चों? आपसे वो पैसा वसूल करती है। एज ऑन डेट, आज के डेट पे आपके बैंक में 10,000 का बैलेंस था, आप लोगों ने मुझे पेमेंट करना था 15,000 का, आपने बैंक से पेमेंट तो मारी और पेमेंट हो भी गई 15 की, बट आपको नहीं लगता 5,000 आपके अकाउंट में ना होने के बावजूद, एक्स्ट्रा ना होने के बावजूद फिर भी पेमेंट हुआ। ओके, तो ये जो आपने बैलेंस से ऊपर पेमेंट किया ना, वो ऊपर वाले पेमेंट को क्या बोलेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, तो अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो आपको मैं ऐसे भी समझा सकता हूं। सपोज आपके पास में बैलेंस अवेलेबल है 15,000 का। ओके, तो आप ही मुझे बताना, आप अगर पेमेंट कर रहे हो कितने का? लेट्स से 20,000 का आप लोग पेमेंट कर रहे हो। ओके, तो आपको नहीं लग रहा कि आप ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो? कितना ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो बच्चों? आप लोग 5,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो। ओके, और ये जो 5,000 का आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया, इसी एक्स्ट्रा पेमेंट को बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, इसको क्या बोलेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो दिस इज द फैसिलिटी विच इज गिवन बाय द बैंक। ये एक टाइप का लोन ही होता है। बैंक आपसे ज्यादा के पैसे पे आउट तो कर देती है, बट बाद में ये जो एक्स्ट्रा का पेमेंट बैंक ने किया ना बच्चों, तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है इसकी वसूली भी आपसे बैंक करने वाली है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने आपके बैलेंस 15,000 का रहने के बावजूद 20,000 का पेमेंट कर रहे हो, 5,000 की कॉस्ट बैंक को एक्स्ट्रा लग रही है, तो क्या बैंक आपसे वसूल नहीं करेगी ये पैसा? तो जवाब है बैंक आपसे वसूल करेगी। अब फिर फ्यूचर में जब भी आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे, फ्यूचर में जब भी आप बैंक में पैसा डालोगे, तो पहले बैंक अपने ये 5,000 रुपीज जो है ना बच्चों, ये सबसे पहले बैंक क्या कर लेती है? रिकवर कर लेती है। ओके, और ना सिर्फ 5,000 ही रिकवर करेगी, बल्कि आप ऐसा पकड़ के चलो 100 to 100 के करीब करीब आपसे इंटरेस्ट भी वसूल करेगी, मतलब बैज। ओके, बैज भी आपसे वसूल कर सकती है, क्योंकि बैंक कोई भी काम फुकट में नहीं करती। बैंक ने अगर आपके बिहाफ पे एक्स्ट्रा के 5,000 पे करे हैं तो बैंक आपसे डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट भी वसूल करेगी, बैज भी वसूल कर सकती है। ओके, तो ये चीज आप लोग याद रखना। तो सिंपली स्पीकिंग आपको मैं जस्ट यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग बता रहा हूं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्या होगा बच्चों? जब भी बैंक अगर आपका बैलेंस कम होने के बावजूद ज्यादा का पेमेंट कराती है या करने देती है आपको, तो इस फैसिलिटी को हम लोग क्या नाम देंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट नाम देंगे। ओके, और इसके लिए बैंक आपसे क्या वसूली करती है? इंटरेस्ट की वसूली करती है। ये चीज हमेशा याद रखना, बैंक आपसे क्या वसूल करने वाली है? इंटरेस्ट वसूल करेगी। क्लियर हो गई बात सबको? तो बच्चों ये बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपको लग रहा होगा, तो ये भी एक टाइप की क्या है? लाइबिलिटी ही है। क्यों लाइबिलिटी ही है?
क्योंकि हम लोगों को एक बार तो ज्यादा का पेमेंट करने को मिल जाता। मतलब 15,000 का बैलेंस होने के बावजूद आप 20,000 तो पे कर रहे हो, 5,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो ये जो 5,000 है ना, तो ये आपको लेकिन बाद में लौटाना पड़ेगा, आपको वापस देना पड़ेगा। किसे वापस देना पड़ेगा? आपके बैंक को वापस देना पड़ेगा। ओके, तो आपको नहीं लग रहा कि ये 5,000 की अमाउंट पेबल तो आ रही है, मतलब आपको उसे फ्यूचर में बैंक को लौटाना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा, तो ये भी क्या बन जाएगी? आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। ओके, तो याद रखना लाइबिलिटीज का मतलब क्या हो रहा? अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर्स इज नोन एज लाइबिलिटी। मतलब जो भी अमाउंट बिजनेस ने किसी और को देनी बाकी है, ओके, जो भी अमाउंट हमें देना बाकी है किसी और को, तो उसको बोलेंगे लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी कौन कौन सी है? एग्जाम्पल क्या क्या देखे? लोन टेकन, किसी से लोन लिया तो हमें उन्हें रीइंबर्स करना पड़ेगा, तो जब हम उनको रीइंबर्स करेंगे लोन, तो इसका मतलब है हमें उन्हें अमाउंट पेबल है। ओके, तो जब वापस देना बाकी हो तो वो हमारी लाइबिलिटी है। वैसे ही क्रेडिटर्स, मतलब किसी से हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेस किए तो हमें उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो जो हमें पेमेंट करना पड़ेगा तो वो भी हमारी लाइबिलिटी माने जाएंगे। उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? अगर बैंक हमारे बैलेंस से ऊपर का हमें पेमेंट करने के लिए अलाउ करती है, हमें पेमेंट करने को जमता, तो बैंक आपसे लेकिन वो पैसा वसूल करती है, जितना आपने एक्स्ट्रा पे किया तो उसका पैसा वसूल बैंक जरूर करेगी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक हिसाब से हमारे लिए लोन जैसा ही हुआ, तो ये भी हमारी क्या बनेगी? लाइबिलिटी। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो एक्सपेंसेस आपने देने बाकी है, जिन एक्सपेंसेस का पेमेंट करना आपको बाकी रहेगा, उसे आप लोग बोलने वाले हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, मुझे रेंट पे करना है, पिछले मंथ का पे करना है, इस महीने का पे करना है। ओके, मैंने अब तक पे नहीं किया, तो वो जो रेंट मैंने नहीं पे किया, आपको लग नहीं रहा कि रेंट इज माय एक्सपेंडिचर? फर्स्ट ऑफ ऑल, रेंट सबसे पहली बात मेरा खर्चा है। ओके, तो जो एक्सपेंडिचर आपको पेबल होगा या जो एक्सपेंडिचर के पैसे आपको देने बाकी है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो मैंने अगर रेंट का पेमेंट नहीं किया अभी तक, तो रेंट मेरा आउटस्टैंडिंग है, ऐसा मैं बोलूंगा। ओके, वैसे ही मेरे पास में 2 वर्कर्स काम करते हैं। ओके, मैंने उनकी सैलरी अभी तक पे नहीं की है। ओके, तो उनकी सैलरी पे करना ये मेरा खर्चा है, मेरा एक्सपेंसेस है, बट मैंने फिर भी अभी तक पे नहीं किया, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन गया। मतलब देना बाकी है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो। ओके, देना बाकी है, जब एक्सपेंस देना बाकी होगा तो आप लोग उसको क्या बोलने वाले? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलने वाले। ओके, तो आप लोग को आई होप समझ में आया होगा कि लाइबिलिटीज आपकी क्या क्या बनने वाली है। ओके, तो शॉर्टली स्पीकिंग, स्वीटली स्पीकिंग, लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता? अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर्स इज नोन एज लाइबिलिटी। जो अमाउंट बिजनेस ने औरों को देना बाकी होगा, उसे हम लोग लाइबिलिटी बोलेंगे। ओके, और एग्जाम्पल क्या देखे? हमने किसी से लोन लिया तो उसे हमें लोन का अमाउंट देना पड़ेगा, तो वो हमारी लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स, इसका मतलब किसी से हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेस किए तो उन्हें आपको वापस पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो भी आपकी क्या हो गए? लाइबिलिटी हो गए। बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने को मिल रहा, बट आपको बैंक को वो पैसे लौटाने पड़ेंगे, वापस देने पड़ेंगे, रीइंबर्स करने पड़ेंगे, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारे लिए लाइबिलिटी ही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो एक्सपेंसेस आपको देना बाकी होगा, पे आपने अभी तक नहीं किए, तो वो आपके क्या बनने वाले? आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बनेंगे। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, अब इतना होने के बाद हम लोग अब यहां पे देखने वाले आपके टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। ओके, कि लाइबिलिटीज हमारी एग्जैक्टली कौन कौन से टाइप्स की होती है, ये हम लोग अब यहां से पढ़ने वाले। ओके, तो बेटा जैसे आपके एसेट आपने देखा होगा कि भाई 2 टाइप के एसेट्स होते हैं, कौन से? फिक्स असेट, करंट असेट। वैसे ही लाइबिलिटीज भी आपकी 2 टाइप की हो सकती है। ओके, और कौन सी लाइबिलिटीज होती है बच्चों हमारी? एक होती है फिक्स लाइबिलिटीज और दूसरी होती है आपकी करंट लाइबिलिटीज। ओके,
एक होंगी आपकी फिक्स लाइबिलिटी और दूसरी आपकी कौन सी होने वाली है, करंट लाइबिलिटी। तो फिक्स लाइबिलिटी क्या होंगी, देखो लाइबिलिटी का मतलब पहले तो क्या है, हमें जिनको देना बाकी है, हमारे बिजनेस को जिन लोगों को पैसे देने बाकी होंगे तो वो हमारी क्या बनने वाली, लाइबिलिटी बनने वाली। तो ये लाइबिलिटीज दो टाइप की हो सकती है, एक फिक्स्ड लाइबिलिटी और दूसरी करंट लाइबिलिटी। ओके, कौन कौन सी दो होने वाली बताना, एक फिक्स्ड लाइबिलिटी और दूसरी करंट लाइबिलिटी। अब फिक्स लाइबिलिटी कब बोलेंगे, करंट लाइबिलिटी कब बोलेंगे, ये सब चीजें आपको अब समझ के लेनी पड़ेगी। ओके, वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड्स इन द बिजनेस इज फिक्स लाइबिलिटी। ओके, जनरली किसी भी बिजनेस में फिक्स सोर्स कौन सा होता है बताना, आपका फिक्स लाइबिलिटीज का कौन सा होता है, जो आपको लॉन्ग टर्म तक आपको जो देना बाकी नहीं होगा वो हमारी फिक्स लाइबिलिटीज हुआ करती है। ओके, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो शॉर्टली स्पीकिंग जहां से हमको मेजर सोर्स ऑफ फंड मिलता, मतलब हमारे बिजनेस के लिए हमको जो बड़ा रुपया मिलता, ज्यादा पैसे जहां से मिलेंगे बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, तो वो हमेशा आपकी क्या कहलाएगी, फिक्स्ड लाइबिलिटीज कहलाएगी। और फिर करंट लाइबिलिटी आप लोग किसको बोलोगे, जो हमको एक साल के अंदर पेबल होगा, जो हम लोगों को एक साल के अंदर पे आउट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। जो हमको लॉन्ग टर्म तक देना नहीं पड़ता, बहुत दिनों तक देना नहीं पड़ता, तो आप उसे लॉन्ग फिक्स लाइबिलिटी बोलोगे। और जो हमको एक साल के अंदर पे आउट करना है, तो उसे आप लोग क्या बोलने वाले हो, उसे आप लोग करंट लाइबिलिटीज बोलोगे। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, देखो वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड्स इन द बिजनेस इज फिक्स्ड लाइबिलिटीज। जनरली किसी भी बिजनेस में मेजर सोर्स कौन सा होता है बताना, फिक्स लाइबिलिटीज का ही होता है। ओके, करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 1 ईयर, जो एक साल के अंदर आपको देना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, करंट लाइबिलिटीज। जैसे मैंने अभी रेंट पे नहीं किया है 2 महीनों का, बेटा 2 महीनों का पे नहीं किया है तो मुझे 3rd मंथ में तो पे करना ही पड़ेगा ना। तो आपको नहीं लगता कि वो मेरी लाइबिलिटी है, बट वो कैसी लाइबिलिटी रहेंगी बच्चों, वो मेरी करंट लाइबिलिटी रहेंगी। दैट विल बी माई व्हाट, करंट लाइबिलिटीज। ओके, तो जो 1 ईयर के अंदर पे आउट करने की जरूरत पड़ेगी उसे आप लोग करंट लाइबिलिटी बोल रहे हो, और जो काफी ईयर तक आपको देने की जरूरत ना पड़े तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले बताना, हमारी करंट लाइबिलिटी नहीं, फिक्स्ड लाइबिलिटीज बोलने वाले। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, थैंक यू।